नेपाल के कंचनपुर जिले में 26 जुलाई 2018 को हुई 13 वर्षीय निर्मला पंत की बलात्कार और हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक बच्ची के साथ हुई क्रूरता की कहानी नहीं थी, बल्कि इसने नेपाल की पुलिस, न्याय प्रणाली और राजनीतिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए। यह मामला नेपाल में जस्टिस फॉर निर्मला आंदोलन की नींव बना, जिसने पूरे समाज को झकझोर दिया और न्याय की परिभाषा पर पुनर्विचार करने को मजबूर किया। निर्मला पंत नेपाल के सुदूर पश्चिमी प्रदेश के कंचनपुर जिले के भीमदत्त नगर पालिका की निवासी थी। वह 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और एक साधारण किसान परिवार से आती थी। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था, लेकिन माँ दुर्गा देवी, पिता हेमराज पंत अपनी बेटी को पढ़ाकर बेहतर भविष्य देना चाहते थे। निर्मला को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। 26 जुलाई 2018 की सुबह वह अपनी एक सहेली के घर पढ़ने गई थी। जैसा वह अक्सर करती थी, वह अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर सहेली के घर गई, लेकिन उस दिन वापस नहीं लौटी। यही दिन निर्मला और उसके परिवार की जिंदगी का सबसे भयानक दिन बन गया। 26 जुलाई 2018 की सुबह निर्मला पंत अपनी सहेली के घर पढ़ने गई। 26 जुलाई शाम देर रात तक घर न लौटने पर परिवार चिंतित हुआ और आसपास के इलाकों में खोज शुरू की। रात को परिवार ने पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी, लेकिन पुलिस ने अगले दिन देखेंगे कहकर मामले को गंभीरता से नहीं लिया। 27 जुलाई 2018 की सुबह निर्मला की लाश एक गन्ने के खेत में मिली। शरीर पर कई चोटों के निशान थे और कपड़े फटे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण के स्पष्ट प्रमाण मिले और गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि भी हुई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जिस तरह से अपराध स्थल को संभाला, उसने पूरे केस को कमजोर कर दिया। अपराध स्थल पर भीड़ को रोकने या सबूतों की सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिसकर्मियों को वीडियो में देखा गया कि वे सबूत साफ कर रहे हैं, यहां तक कि निर्मला के कपड़े धोए जा रहे थे। इसने फॉरेंसिक सबूतों को भी नष्ट कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि के बावजूद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। कई दिनों तक कोई संदिग्ध पकड़ा नहीं गया। बाद में एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति दिलीप सिंह बिष्ट को संदिग्ध बनाकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि उसने अपराध स्वीकार किया है, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसका डीएनए पीड़िता से मेल नहीं खाता। डीएनए सैंपल्स सही तरीके से एकत्र नहीं किए गए। सबूत को सील करने की प्रक्रिया में अनियमितता थी। पोस्टमार्टम के बाद भी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में देरी हुई। इससे परिवार और स्थानीय लोगों का भरोसा टूट गया कि पुलिस असली अपराधी को बचा रही है। जब यह खबर फैली कि पुलिस ने एक निर्दोष व्यक्ति को आरोपी बना दिया है, तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कंचनपुर, धनगढ़ी, काठमांडू और अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निर्मला अभियान शुरू हुआ। लोगों ने सरकार और पुलिस पर आरोप लगाया कि वे असली अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने भीड़ पर बल प्रयोग किया। कई जगह गोलीबारी हुई, जिसमें तेज बहादुर भंडारी नामक 14 वर्षीय लड़के की मौत हो गई। यह मौत भी निर्मला पंत की मौत जितनी ही विवादास्पद हो गई, क्योंकि पुलिस की क्रूरता एक और निर्दोष जान ले गई। नेपाल सरकार पर बहुत दबाव बढ़ा। सांसदों, मानवाधिकार संगठनों और पत्रकारों ने सरकार से स्वतंत्र जांच की मांग की। तब के गृह मंत्री ने वादा किया कि असली अपराधी जल्द पकड़ा जाएगा। सरकार ने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को जांच सौंप दी। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, डीएनए टेस्ट किए और पुलिस की पहली जांच पर सवाल उठाए, लेकिन कई महीनों के जांच के बाद भी कोई ठोस सबूत नहीं निकला। घटना के बाद जनता के गुस्से के चलते कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित किया गया, जैसे दिलीराज बिष्ट और अंगूर जीसी, और फॉरेंसिक विशेषज्ञ, जिन पर सबूत गड़बड़ करने के आरोप लगे। लेकिन धीरे धीरे कई अधिकारियों को बहाल कर दिया गया, जिससे जनता को लगा कि यह मामला भी अन्य मामलों की तरह राजनीतिक दबाव में दबा दिया जाएगा। निर्मला की मां दुर्गा देवी पंत आज भी न्याय की उम्मीद में सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाती है। वह बार बार अधिकारियों के सामने जाकर गुहार लगाती रही कि हमें हमारी बेटी के हत्यारे चाहिए, मुआवजा नहीं। मां ने कई बार सड़कों पर धरना दिया, मीडिया से बात की, लेकिन वर्षों बाद भी उन्हें जवाब नहीं मिला। परिवार को सरकारी मुआवजा तो मिला, लेकिन न्याय नहीं। आज भी निर्मला का परिवार उसी घर में रहता है, जिसकी दीवारों पर उसकी तस्वीरें टंगी है और उस दिन की यादें जिंदा है। नेपाल के प्रमुख अखबारों और टीवी चैनलों ने निर्मला केस को प्रमुखता से दिखाया।
इंटरनेशनल मीडिया जैसे अल जजीरा, बीबीसी, द डिप्लोमेट और ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी इस पर रिपोर्ट की। इन रिपोर्टों में एक बात समान थी। नेपाल की पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार और अक्षमता ने इस मामले को बिगाड़ दिया। मीडिया की लगातार कवरेज के चलते मामला दब नहीं पाया, लेकिन सरकार ने कई बार पत्रकारों को चेतावनी दी कि जांच चल रही है, ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। कई स्थानीय पत्रकारों को धमकियां भी मिली। नेपाल के मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यह मामला नेपाल की न्याय प्रणाली का सबसे बड़ी विफलताओं में से एक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और एडवोकेसी फोरम नेपाल जैसी संस्थाओं ने संयुक्त रिपोर्ट जारी कर कहा, निर्मला पंत का यह मामला दिखाता है कि नेपाल में यौन हिंसा के मामलों में पुलिस की निष्क्रियता, साक्ष्य प्रबंधन की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप किस हद तक फैले हैं। नेपाल की अदालतों में यह मामला कई बार पहुंचा, लेकिन कोई भी आरोपी अदालत में दोषी साबित नहीं हुआ। डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्टों के असंगत परिणामों ने अदालत को कोई ठोस सबूत नहीं दिए। आज तक कोई भी व्यक्ति इस हत्या के लिए सजा नहीं पाया है। नेपाल का संविधान 2015 और क्रिमिनल कोड 2017 महिलाओं और बच्चों के यौन शोषण पर कठोर दंड का प्रावधान करता है, लेकिन निर्मला केस ने दिखा दिया कि कानून कागज पर मजबूत है, लेकिन जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर। इस घटना के बाद स्कूलों और कॉलेजों में लैंगिक समानता और महिला सुरक्षा पर चर्चा बढ़ी। नेपाल सरकार ने स्कूलों में बालिका सुरक्षा कार्यक्रम शुरू किया। जस्टिस फॉर निर्मला एक डिजिटल आंदोलन से सामाजिक क्रांति बन गया। लोगों ने यह महसूस किया कि अगर न्याय नहीं मांगा जाएगा तो अन्य बच्चियां भी असुरक्षित रहेगी। जनता ने मांग की कि पुलिस को आधुनिक फॉरेंसिक सुविधाएं, स्वतंत्र निगरानी और पारदर्शिता की बाध्यता दी जाए। इस घटना के बाद नेपाल में महिलाओं ने अधिक साहसी रूप से अपनी सुरक्षा और अधिकारों की मांग की। कई महिलाओं ने अपने साथ हुई घटनाओं को सार्वजनिक किया। अगर निर्मला को न्याय नहीं मिला तो कम से कम उसकी कहानी हमारी आवाज बने। कई राजनीतिक दलों ने इस घटना को अपने एजेंडे में शामिल किया, लेकिन दुर्भाग्य से कई नेताओं ने सिर्फ बयानबाजी की, कोई ठोस नीतिगत बदलाव नहीं आया। कुछ समय के लिए महिला सुरक्षा कानून में संशोधन की बात हुई, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के चलते वह इधर उधर लटक गया। यह घटना केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं थी, इसने पूरे नेपाल समाज को मानसिक रूप से झकझोर दिया। बच्चियों के माता पिता डरने लगे कि वे अपनी बेटियों को अकेले स्कूल भेजें या नहीं। समाज में एक असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई। निर्मला की मां के शब्द आज भी लोगों को रुला देते हैं। हमें न्याय नहीं चाहिए था, हमें बस यह जानना था कि मेरी बेटी की चीख सुनकर किसे नींद आई थी। 2025 तक इस मामले में कोई अपराधी सजा नहीं पा सका। सीआईबी की कई रिपोर्टें आई, लेकिन किसी में ठोस निष्कर्ष नहीं मिला। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में मामला खुला, लेकिन न्याय की प्रक्रिया बेहद धीमी है। निर्मला का नाम अब नेपाल में न्याय का प्रतीक बन चुका है। हर बार जब किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो लोग कहते हैं, क्या ये भी निर्मला बन जाएगी? निर्मला पंत का मामला नेपाल के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो आज भी अधूरा है। यह केवल एक बच्ची की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की कहानी है जो न्याय देने में असफल रहा। उसकी मौत ने लाखों लोगों को झकझोरा, सैकड़ों आंदोलनों को जन्म दिया, लेकिन न्याय आज भी अधूरा है। अगर नेपाल को सच में आगे बढ़ना है तो निर्मला पंत जैसी बेटियों के लिए न्याय केवल नारों में नहीं, कानूनी और नैतिक सच्चाई में दिखाना चाहिए। निर्मला सिर्फ अब एक नाम नहीं है, वह हर उस लड़की की आवाज है जो अब डर कर नहीं बल्कि लड़कर जीना चाहती है। दोस्तों, नेपाल की निर्मला पंत की यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।